नमस्कार। अशोक वानखेड़े सर के साथ साप्ताहिक बातचीत जो होती है आनंद वर्धन जी की, उस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आनंद वर्धन सर करते हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल अमेरिका से हिंदुस्तान के रास्ते में हैं। तो आज ये सौभाग्य मुझे मिला है कि मैं अशोक वानखेड़े सर से बात कर रहा हूँ। सर, बहुत स्वागत है आपका। और जो पिछले दिनों की घटनाएं रही उससे सारे दर्शक वाकिफ हैं। और जो कुछ सवाल उठ रहे हैं वो आज हम लोग उस पर जरा बात करें। आप ही इसको समझा सकते हैं खुल करके साफ शब्दों में, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास है कि मुंह बंद रखे जाए लोगों के। इंडियन चैनल्स पे एक हमला है, बाहर के चाइना के बहुत सारे हैंडल्स बंद हो रहे हैं, तुर्की के बंद हो रहे हैं, खबरें ऐसा लगता है दबाई जा रही हैं। लेकिन सर, सवाल तो उठेंगे। और सवाल जो पहली बात यह है कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया वो सक्सेसफुल रहा, सेना ने पराक्रम दिखाया अपना, और जो उनको टास्क मिला था वो उन्होंने डिलीवर करके दे दिया। उसके बाद जो शुरू हुआ, वो पहली बात तो वो क्या था? वॉर कह रहे हैं कि वॉर नहीं थी, वो लिमिटेड वॉर कोई बोल रहा है, कोई स्कर्मिश बोल रहा है। वो जो 2-3 दिन चला, और जो सबसे चौंकाने वाली बात हुई कि अचानक से वो वॉर बंद हो जाती है। और फिर वो लगता है कि वहां पे कुछ मोदी जी से जजमेंटल एरर हुई है। मोदी जी का, वो मैं मानता हूँ, वो एक शार्प नेता है। वो जो कुछ भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, सही गलत जो भी हमें लगे, लेकिन उसका वो किसी मकसद से करते हैं और उसका वो फायदा भी लेते हैं। लेकिन वो जो उन्होंने किया, उसके बाद से शुरू हुआ नी जर्क रिएक्शन। एक ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का कि जंग बंद हो गई। ये फिर फैल जाता है कि अमेरिका की एंट्री क्यों हुई, जबकि हमारे बायलैटरल मुद्दों में, मसले में कोई आता नहीं है। सेना को भेजा जाता है जस्टिफाई करने के लिए। सेना वीडियो के द्वारा, फोटोज के द्वारा ये प्रूफ दिखा रहे थे कि ये देखिए यहाँ पे पहले था, फिर हमने हिट किया तो ऐसा हो गया। ये पूछ कौन रहा था? किसी को शक नहीं था सेना पे, कोई नहीं पूछ रहा था। और हमने पहली बार देखा कि सेना अपने ऑपरेशंस की इतनी डिटेल्स बता रही थी, हमने ये मारा, ये वो मारा। जो मेन मुद्दा पूछा जाना चाहिए था, वो दो प्रश्न हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो किसकी गलती से हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी। दूसरा कि ये जो आपने समझौता किया या युद्ध रोका, या जो भी आपकी झड़प थी वो रोका, वो अमेरिका उसमें कैसे एंट्री मारी। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, कल उन्होंने सऊदी अरब में फिर बोला है कि हमने बंद कराया है। मोदी जी पहले सूत्रों के हवाले से कहा जाता रहा कि नहीं नहीं, भारत कह रहा है कि नहीं, किसी तीसरे की एंट्री नहीं कराएंगे। कोई भी आदमी नाम लेकर के नहीं कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बंद कर देनी चाहिए, और उनसे बात करें कि आप ये बार बार क्यों क्लेम कर रहे हैं कि आपने कराई है, और अगर ये नहीं है तो। लेकिन ऐसा लगता है कि वो बात डोनाल्ड ट्रंप की भारी पड़ती जा रही है। तो भाऊ, मैं जरा समझना चाहता हूं इस पे कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, और मोदी जी जो चुप बैठ गए हैं वो क्यों बैठ गए हैं? इस पे जरा हमें समझाएं भाऊ। ज्ञानेश जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ हूँ। अनिल भैया के साथ तो हमेशा ही होता हूँ, लेकिन मैं आपके भी प्रोग्राम देखता हूँ, मैंने कई प्रोग्राम देखे। और आप ऐसा ना कहे कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ। एक विश्लेषक के तौर पे जहाँ खुल के बात करने का चांस मिलता है, और मुझे गर्व है पब्लिक अपने इस पे कि यहाँ पे मैं कम से कम कभी पब्लिक इंडिया पे, तो यहाँ पे कभी मैं रोका नहीं गया। दिल की बात मैंने की, और कोई मेरा कभी एडिट भी नहीं हुआ। उसके लिए उनको कई बार मेरे वजह से तकलीफ भी आई है। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत संबंध होते हैं, लोग व्यक्तिगत संबंध और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस नहीं करते, लेकिन ये इसलिए मैं आपके प्लेटफॉर्म पे जब आता हूँ तो बड़ा लगता है कि मैं अपने घर पे हूँ और बात कर रहा हूँ। ये तो होगी अपनी बात। लेकिन जो सबसे पहला सवाल आपने उठाया था वही सवाल अहम है कि पहलगाम हुआ कैसे। जब पहलगाम हुआ तो मेरा पहला स्टेटमेंट था कि ये पुलवामा 2 है, क्योंकि पहलगाम का इंटेल था, इंटेलिजेंस इनपुट था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। कॉम्बिंग ऑपरेशन चला 22 तारीख तक। 22 तारीख को कॉम्बिंग ऑपरेशन रुका और 22 तारीख को ही ये हमला हुआ। इसी बीच एक सवाल और उठता है, प्रधानमंत्री का उसी क्षेत्र में एक कार्यक्रम था रेलवे का 19 तारीख का, वो बंद हो गया, एकाएक कैंसिल हो गया। वो 26 को होना था। वो 26 को होना था। हाँ, वो 19 को होने वाला, पहले जी। कर दिया, और वो 19 का भी कैंसिल हो गया। तो कैंसिल क्यों हुआ, सवाल ये था। तो सूत्रों से बताया, हमारे देश में आजकल सूत्र बहुत चल रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि कुछ क्लाइमेट में गड़बड़ थी, हवामान जो अपना डिपार्टमेंट है मेट्रोलॉजिकल, उसने कुछ इनपुट दिया था कि कुछ तूफान हो सकता है, ये हो सकता है।
बहुत बढ़िया, मेरे प्रधानमंत्री है, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन फिर जब ऐसी आपदा होती है तो एक एडवाइजरी जारी कर दी जाती है सभी के लिए, सैलानियों के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र में सैलानी भी जाते हैं और समर का सीजन है, जम्मू कश्मीर में लोग अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। कोई एडवाइजरी किसी के लिए नहीं थी, कोई क्लाइमेट के बारे में किसी अखबार में, बाकी जगह जो रेगुलर ब्रीफिंग होती है वो नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, अभी तक ऑफिशियली कोई नहीं कहता है क्यों हुआ, सिर्फ ये हो गया कि कैंसिल हो गया, हम उस पर भी डाउट नहीं होते। 22 तारीख को ये हुआ, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं था, एक ढेले भर का पुलिस का कोई आदमी नहीं, आर्मी का और सीआईएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स तो छोड़ दीजिए। मेरे एक मित्र है अशोक भटनागर जी, पत्रकार है भोपाल में, उनकी बेटी हमारी भतीजी दीपाली एक दिन पहले 21 तारीख को वहां थी, और जब मेरी उससे बात हुई तो उस शौक से वो निकली नहीं कि एक दिन मैं लेट होगी तो क्या होता। तो वो बात करते समय स्टैमर कर रही थी, तो उसने मुझे बोला चाचा सरप्राइजिंग है कि पूरे रूट में कोई पुलिस वाला नहीं, कोई मेडिकल वाला नहीं, सिर्फ ये दुकानें, खाने पीने की दुकानें थी कुछ। हाँ, हमें 2 लोग मिले जिन्होंने हमको रोक के पूछा कोई तकलीफ तो नहीं, तो हमने पूछा आप कौन, तो बताया कि हम टूरिस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं जम्मू कश्मीर। बस ये 2 लोग मिले थे, बाकी कोई नहीं था। तो ऑल पार्टी मीटिंग में राजकीय दलों को यह बताया जाता है कि वहां, पहले तो कहते कि हाँ वहां सिक्योरिटी नहीं थी, ये लैप्स हो गया, गलती हो गई, लेकिन वहां सिक्योरिटी इसलिए भी नहीं थी कि वहां कोई जाता ही नहीं था, वो जाने का अलाउड ही नहीं था उस जगह पे। ये फिर सवाल उठा कि ये लोग गए कैसे, हजारों की तादाद में रोज जा रहे लोग, तो बोले वो टूर ऑपरेटर्स और होटल वालों ने अपने लेवल पे कर दिया, उन्होंने मरवाया लोगों को। तुरंत चैनल ने शुरू कर दिया कि टूर ऑपरेटर और होटल वालों ने मरवाया। हमने बोला ये तो गजब है। फिर मैंने फोन करके पूछा कि तुमको टूर ऑपरेटर लेके गया था क्या, उन्होंने बोला नहीं, वो टूरिस्ट स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है, और जाने का 35 रुपए पर पर्सन टिकट लिया जाता है। जब सरकार वहां टिकट ले रही है 35 रुपए पर पर्सन, रोज मिनिमम 4000 लोग वहां जा रहे हैं और साल भर जाते हैं, सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम से जो पहला बेस वहां से शुरू होता है उसलिए रुकते हैं। और भाव जो भाव जो लोग उसी पहलगाम गए हैं वो जानते हैं, जो पहलगाम गए वो जानते हैं कि जो बैसरन घाटी जहां ये हुआ वो बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वहां ऐसा नहीं है, मैंने कोई वही तो पता कहा, नहीं किसी को। सरकार क्यों झूठ बोली, सरकार को पता नहीं। वैसे भी 2014 से सच का सामने आ रहा है, झूठ ही परोसा जा रहा है। चलो ये सब हंगामा होने के बाद सरकार चुप हो गई उस बारे में। फिर एकाएक 7 तारीख को रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। चलो भाई, अच्छा हुआ, सबक सिखाना है। हमारे आर्मी पे हमारा हमेशा भरोसा है, हमारे आर्मी कभी मार खा के आई, इतिहास है हमारे आर्मी का। एक चाइना का हिंदी चीनी भाई भाई के गलत फहमी में हो गए, उसके बाद पाकिस्तान को तो 2 बार युद्ध में हराया, एक बार तो पाकिस्तान तोड़ दिया, एक अलग देश बन गया। कारगिल का मिनी वॉर में भी उनको खदेड़ दिया बुरी तरह से मार के, एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक एयर स्ट्राइक किया, अभी फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो हमें तो पता था कि हमारे जवान तो यूं करके आ जाएंगे ठोक के, तो वो तो आ गए। लेकिन हमारे यहाँ डिफेंस में जो ब्रीफिंग हुई, उस ब्रीफिंग में ये बाकायदा कहा गया कि हमने, हमारे ऊपर जो पहलगाम में आपने हमला करवाया, क्योंकि जिस लोगों ने हमले की जिम्मेदारी ली वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इसलिए हमने प्रिसाइजली उन्हीं आतंकवादियों को हमने ठिकाने नष्ट किए और आतंकी मारे। उसमें एक आतंकी सरगना का परिवार मारा गया, वो पाकिस्तान वाले भी कहते कि मारा गया। लेकिन यदि आपने इसके बाद रिटेलिएट किया तो हम तो जवाब देंगे। फिर पाकिस्तान ने हमारे यहाँ आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट बनाया, लेकिन हमारे S-400 ने सब उनके मिसाइल और ड्रोन उड़ा दिए, वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन उसका जवाब भारत ने दिया तो वो नेस्तनाबूद हो गए। तब भी भारत ने कहा कि आपने पहले हम पे हमला किया, इतना रिटेलिएट किया, अभी भी बाज आ जाइए। फिर उन्होंने हमारे सिविल को टारगेट किया तो हमने उधर टारगेट किया।
फिर एकाएक पता पड़ जाता है। उन्होंने लगातार क्रॉस बॉर्डर से हमारे जो सिविलियंस होते हैं, जनरली आर्मी जब भी युद्ध होता है तो सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने गांव जो थे हमारे, वहां पे कुछ कैजुअलिटीज हुई, 20 के आसपास लोग मारे गए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे बेचारे, गांव के छोटे छोटे। लेकिन उन गांव वालों ने भी कहा युद्ध रोकना नहीं, अभी इनको आर पार कर, क्योंकि रोज रोज का फायरिंग से थक गया, वंस फॉर ऑल कर दो। साहब बैठे, एकाएक एक ट्वीट आता है जी, और ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है कि भारत ने सीज फायर किया। रात भर में इन लोगों से बात की और दोनों लोगों ने एग्री कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है, फिर भागा दौड़ी में लिपापोती में हमारे विदेश में सेक्रेटरी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब, वो एक लाइन की बात कहते हैं कि आज 5 बजे से दोनों देशों की सीज फायर हो गया। क्यों हो गया? उसके बाद 12 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें तय होगा टर्म्स एंड कंडीशन। बिना टर्म्स एंड कंडीशन के क्यों कर दिया? हम क्या हार रहे थे क्या, जो हम डर के मारे सीज फायर करें? और पाकिस्तान को सीज फायर मांगने की जरूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान हमले रोक देता, हम तो हमला कर नहीं रहे थे, पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे रहे थे, तो उनको हमले रोकने थे, सीज फायर वैसे ही हो जाता। फिर अमेरिका जब बवाल हो गया, अमेरिका ने क्यों किया, अमेरिका ने क्यों किया, तो इन्होंने नई थ्योरी लाई। थ्योरी ये लाई कि 12:30 बजे 12:37 पर एम्बेसी ने हमको पत्र लिखा, हमको फोन किया, पाकिस्तान एम्बेसी ने, कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान वांट टू टॉक टू डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिया। फिर हमने वो बातचीत की व्यवस्था की, 3:30 बजे तक बात हुई। 3:30 बजे तय हुआ कि हम सीज फायर करेंगे, क्योंकि उनके तरफ से रिक्वेस्ट आई थी। पाकिस्तान कौन है अपना सगा, वो रिक्वेस्ट करेगा और हम मान लेंगे। हम इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम को दे दो, दिया क्या उन्होंने? हम इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस कर दो, कर दिया क्या? हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि वो आतंकी तुम्हारे यहाँ बैठे, उनको हमारे हवाले कर दो, कर दिया क्या? हमारी एक रिक्वेस्ट वो मान नहीं रहे, हम उनकी क्यों रिक्वेस्ट माने? फिर भी ये मान नहीं रहे थे कि अमेरिका ने किया कर। उसके बाद ट्रंप साहब ने और एक कार्ड खोल दिया। जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया, उसके ऊपर पानी फेर दिया ट्रंप साहब ने, बोल के कि मैंने इनको कहा कि भाई तुम युद्ध मत करो, तुम दोनों के परमाणु हैं, बहुत लोग मारे जाएंगे, अच्छा नहीं, सब मिलके साथ में शांति से रहो, अच्छा व्यापार करेंगे। वो सुन नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा कि ये तुमने नहीं सुना तो मैं ये सब ट्रेड और व्यापार बंद कर दूंगा, और तुरंत सुनने में आ गए। और उन्होंने कहा कि मेरे जैसा ट्रेड का व्यापार कोई नहीं करता, देखो कैसा दोनों देश को चुप करवाया, ये शेखी भी बगारी उन्होंने। फिर असहाय हो गया हमारी सरकार। फिर सरकार ने कबूला कि अमेरिका के साथ बातचीत हो रही थी, लेकिन व्यापार की बात नहीं। पहले कह देते कि अमेरिका से बातचीत, इतना थूक के चाटने की क्या जरूरत थी? खुद ही फंस गए बोल के कि अमेरिका से हमारी 7 से 10 तारीख तक बात हो रही थी। ठीक है भाई, व्यापार की बात हम डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मानते, हमारे प्रधानमंत्री को ही मानेंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कल फिर बोला सऊदी अरब में कि मैंने किसी व्यापार की धमकी देके इनको लाइन पे लाया। हमारे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का नाम, हमारे प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी ये सीज फायर हमने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे किया, क्योंकि ये बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं चाहता। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात है, उनको इसमें ना बोले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। हिम्मत इसलिए नहीं हो रही कि अडानी से लटका हुआ है अमेरिका में, हमको तो अडानी के लिए काम करना है। तो आज वो रोज बेइज्जत कर रहा है पूरे विश्व में भारत को कि मैंने व्यापार की धमकी देके इनको एक किया, और भारत सिर्फ घर बैठे बोलता कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। विश्व हमारी सुनेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की सुनेगा? विश्व सुनेगा हमारे प्रवक्ता की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहेंगे, नाम लेके कहेंगे, तो विश्व भी कहेगा कि नहीं सही बोल रहे हैं। अरे आप बताओ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनने अमेरिका में व्हाइट हाउस में तू मैं होगी उसकी, उसने नहीं सुनी। अपने देश की सार्वभौमता, अपने देश की अस्मिता के लिए लड़ा हुआ आदमी। फ्रांस के जब प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और वो जब ये शेखी भगा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब कि ये यूरोप वालों ने तो कर्जा दिया है, हमने तो मदद की है यूक्रेन को, इनको भी कुछ बोलना चाहिए। उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, लेट मी पुट द फैक्ट्स करेक्ट। अमेरिका हैज गिवन लोन टू द यूक्रेन
और जो लोन वसूली की आप जुगाड़ कर रहे हो, यूरोप हैज ऑलवेज एडेड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एड एंड द लोन। और फिर ऐसे चुप हो गए ट्रम्प, चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोका, हम यहाँ सब कुछ, हम उनका तेल भी खरीदेंगे, हम गए तो पूरा देश बेच के आ गए। तो अमेरिका का डर है, तो इसलिए क्या हम चुप हो गए? क्योंकि आज कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है ज्ञानी जी कि मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि हमने सीज फायर क्यों किया, इसका किसी के पास जवाब? अमेरिका के कहने पे किया, ये बोल नहीं सकते, तू हो जाएगी। और दूसरा कोई कारण इनको दिखाई नहीं देता। ये जो कारण बता रहे कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की और हमने मान लिया, तो एक रिक्वेस्ट पाकिस्तान को भी करो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर छोड़ दे, तो वो भी मान लेगा। जब ऐसी दोस्ती हो ही गई अभी कि उनकी हर बात आप मान रहे हो, आपकी बात भी वो मानेगा। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने तुरंत अपने ड्रोन भेज दिए, सैकड़ों के तादाद में भारत में ड्रोन। पैनिक हो गया जी, सब दूर ब्लैकआउट हो गया। उसके बाद ड्रोन, कल तक ड्रोन की तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि ये पानी वानी बंद करने का सोचना मत, ये तो फिर युद्ध हो जाएगा। इतना पाकिस्तान को गुरूर कहां से आया, इतना पाकिस्तान के पास हौसला कहां से आया बोलने का? क्या अमेरिकन ताऊ ने बोल दिया क्या कि तुम बोलो मैं हूं? सवाल वो है। और तो ये देश तो अमेरिका से भी नहीं डरता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाने के बात करने के बाद भी पोखरण किया, सैंक्शन लगाए थे अमेरिका ने, क्या कर लिया अमेरिका ने भारत का? अटल जी का समय देखिए, कौन सा भारत भूखा मर रहा था, आपने सैंक्शन लगाए, लगा दीजिए। कौन चौधरी तू? इंदिरा गांधी ने निक्सन के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करके आई थी, तब तो भारत और भी गरीब था। तब तू कौन चौधरी भाई बोलने वाला? और जो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर था, जो हमेशा रशिया हर ऐसे समय पे हमारे साथ खड़ा होता था, आपने उसका भी साथ छोड़ दिया। उसकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट नहीं आया। हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, प्रधानमंत्री हर देश में जाके अपना सम्मान करवाते हैं, वहां का सर्वोच्च अवार्ड लेते हैं। वो देश भारत के लिए क्यों नहीं बोल रहा है? वो देश पाकिस्तान को क्यों अलग थलग नहीं कर रहा है? अमेरिका, जिन्होंने खुद भोगा, अमेरिका की नाक काटने वाला एक आतंकी, जिसने अमेरिका के नाक पे, मुंह पे थूक दिया, कालिक पोत दी ट्विन टावर उड़ा के, ओसामा बिन लादेन वो पाकिस्तान के धरती पे पनाह लेके बैठा हुआ था। ये अमेरिका ने वहां सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको मारा। तो क्या अमेरिका को पता नहीं कि ये पनाह देने का जगह है, ये आतंकियों का गढ़ है? तो पाकिस्तान आतंकियों पे क्यों नहीं बात करती? बार बार कहते हम व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे। अरे व्यापार नहीं चाहिए तुमसे हमको। अमेरिका से व्यापार बंद हो गया तो बात, भारत भूखा नहीं मरेगा। अटल जी के टाइम पे भूखा नहीं मरा था। और पाकिस्तान तो भूखा मरेगा, हमने कुछ नहीं भेजा तो। पाकिस्तान से किस बात का डर व्यापार का? जी भाऊ, मैं एक चीज जरा और आपसे समझ लूं, आप ही समझा पाएंगे उसको। देखिए, दो चीजों की छवियों के बारे में जरा मैं जानना चाहता हूं। एक है नरेंद्र मोदी की छवि। नरेंद्र मोदी कोई बहुत पिछले 10-11 सालों में कोई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक रिफॉर्म के तौर पे नहीं उभरे हैं कि उन्होंने कोई अच्छे काम किए हों। समस्याएं आप देख ही रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी। लेकिन उनकी जो एक जनता में उन्होंने अपनी छवि बना रखी थी कि मैं वर्ल्ड में पूरा धाक जमा दिया है मैंने, बहुत ही धाक है हमारी। एक सर, क्या उस छवि पे धक्का लगा है? दूसरा, जो भारत की छवि है, भारत की छवि हमेशा से ये रही है कि हम लोग कभी भी एग्रेशन नहीं करते हैं, हमने कभी भी जंग शुरू नहीं किया आज तक। ये क्या पाकिस्तान प्रूव कर पाया है कि भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया? क्योंकि पाकिस्तान का ये लॉजिक है जो वहां ये कहा जा रहा है कि अगर पहलगाम में हमला हुआ तो आप उसकी जांच करते, हमसे कहते, हम भी जांच में सहयोग करते, और अगर हम ना सहयोग करते, आपको ढूंढ के ना देते उन लोगों को, तो आप बेशक हमारे ऊपर हमला कर देते। इस बात में तो कुछ नहीं, दम लगता है आपको? नहीं, नहीं, इस बात में मुझे दम नहीं लगता। क्योंकि पाकिस्तान के पास, हमने बहुत दिनों से हमारी रिक्वेस्ट पड़ी हुई है दाऊद इब्राहिम की, वो मना करते कि हमारे यहाँ लोग नहीं है। हमने पठानकोट में तो उनके इंटेलिजेंस के लोगों को बुलाया था ना, आप आके साथ में बैठिए। कभी उनको हमारे रॉ के लोगों को बुलाओ ना, हमारी इन्वेस्टिगेशन आईबी के लोगों को जरा जगह दे पाकिस्तान में, हम ढूंढ के लाएंगे कहां से है वो भी सरकार की गलती थी कि आईएसआई को अपने लैंड पे बुला के जांच करा रहे थे। नहीं, नहीं, चलो, हमने तो भाई देखो, आपने तो बड़ा दिल दिखाया, हमारे पास छुपाने के हाँ, लिए कुछ नहीं था ना दिनेश। हम बिल्कुल पाक साफ लोग थे, हमारे पास हमला हो गया, हम बोलेंगे हमला हुआ। मेरे यहाँ 26 लोग मर गए, आतंक मचा हुआ है, पूरा विश्व मान रहा है, निर्वसना कर रहा है उस आतंक की। हम छुपाएंगे क्या? लेकिन आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप आप हमेशा मना करते हो।
तो हमने टेररिस्ट कैंप आपको बता दी, आपको पता नहीं है, आप बोलते हमारे यहाँ नहीं है, तो हमने दिखा दिया यहाँ है। और जब वो लोग मरे तो ये पाकिस्तान की आर्मी वहां जनाजे में क्या खंदा देने क्यों पहुंची थी? क्योंकि वहां आतंकी ब्रिगेड है, आर्मी का एक ब्रिगेड है जो आतंकी का काम करता है। तो उनके अपने सगे मरे तो खंदा देने पहुंचे। आतंकी वहां झंडे में लपट के जा रहे हैं, पाकिस्तानी फ्लैग में। पाकिस्तानी हर देश का, देश के लिए जो शहीद होता है उसको वो ऑनर मिलता है, आतंकियों को नहीं ऑनर किया जाता। आतंकियों को सर में गोली मार के भेजा उड़ाया जाता है। हमारे यहां तो आतंकी आए, उनको तो दफनाने के लिए जगह नहीं मिली। मुंबई के हमले में जो लोग मर गए, कोई कब्रिस्तान उनको आने नहीं, अपने यहाँ दफनाने नहीं दे रहा था। बोले आतंक इस्लाम के खिलाफ है और ये इस्लामियों का कब्रिस्तान है। भारत सरकार को उनकी दफनाने की अलग व्यवस्था करनी पड़ी। कसाब को वही एरोडा में ही दफनाना पड़ा, क्योंकि कोई मुस्लिम समाज का, ये बोलते ना मुस्लिम को गाली देते ना ये विजय शाह जैसे लोग, कुपड़ और नालायक किस्म के, जिन्होंने कहा कि सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है। उनको जरा इतिहास मालूम होना चाहिए यहाँ के मुसलमानों का। कसाब को किसी भी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली तो कसाब को वही सुपुर्दे खाक करना पड़ा तुम्हारे एरोडा में। भारत का परंपरा इतिहास है बहुत बढ़िया। इन चार चंद छिछोरे लोग राजनीति में इसको यदि गलत नाम दे रहे हैं तो इससे कोई गलत नाम नहीं होता। भारत एक संस्कृति प्रधान देश है, बहुत हमारी विरासत सैकड़ों हजारों साल की। एक राजनीतिक दल आके हिंदू मुसलमान कर देगा तो हो जाएगा क्या? तो मैं नरेंद्र मोदी की छवि पे कह रहा था। दूसरी बात, नहीं नरेंद्र मोदी जी की, देखिए मैं बड़ा हूं ये दूसरे ने कहना चाहिए। मैं मेरे घर में पत्नी से भी कहलवाऊं, बेटे से भी कहलवाऊं, पड़ोसी से भी कहलवाऊं, मेरे ड्राइवर से भी कहलवाऊं कि हमारे साहब बड़े हैं। यही चैनल जो है गोदी चैनल, यही मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, सीज फायर मास्टर स्ट्रोक, हर जगह मास्टर स्ट्रोक। भाई अब ये चैनल बता ही नहीं पा रहे हैं जिन्होंने कराची में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद में सेना घुसवा दी थी, बता ही नहीं पा रहे अभी सीज फायर क्यों किया। तो कुल मिला के लार्जर देन लाइफ का क्या होता है? चार छिछोरे यदि आपको महाराज महाराज बोलना शुरू कर दिए और आप एक राजा महाराज जैसे कपड़े पहन के घूमने लगे और आपको लगा कि आप महाराज हो गए, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। ये लोकतंत्र है, यहाँ राजा होता है आदमी, यहाँ सम्राट होता है, लेकिन वो दिलों पे राज करने वाला। अटल जी थे, हर भारतवासी के दिल पे राज कर रहे थे, तो अटल जी चक्रवर्ती थे। हर एक के दिल में अटल जी के पास जगह थी, हर एक के दिल में अटल जी का सिंहासन था। आप अपना प्रचार करके अपने आप को महान नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री थे अशोक चौहान, उन्होंने, तिवारी जी, एक ऑर्डर निकाला था, ऑफिशियल ऑर्डर, कि अशोक चौहान ना किया जाए, अशोक राव चौहान किया जाए, क्योंकि उनके पिताजी को शंकर राव चौहान कहते थे। तब हमने कहा कि अरे भाई तुम्हारे पिताजी का काम इतना था कि लोग इज्जत से उनको शंकर राव चौहान कहते थे। अशोक राव, आप काम करो तो राव लगा देगा कोई। ये आदेश दे के राव कहलवाने वाली बात है कि मुझे कल से राव कहिए, आप कल से साहब कहिए, आप मुझे ऑफिशियली साहब कहना। ये मूर्खतापूर्ण है, छिछोरापन है जी। तो अपने आप को लार्जर देन लाइफ बनाना और फिर उसी लार्जर देन लाइफ की जो आप एक छवि बनाते हो, उसी छवि में आप दफन हो जाते हो। इस बार यही हुआ, आपके छिछोरे चैनलों ने आपको पाकिस्तान पे कब्जा करवा दिया। अब आम आदमी पूछता है जब पाकिस्तान पे कब्जा ही कर लिया था तो फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अपने पास क्यों नहीं था? अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नहीं वो उस दिन जब डीजीएमओस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो किसी ने ये सवाल पूछा था कि ये तो ऐसा ही हो गया कि आप 99 पे खेल लेते और आपने पारी डिक्लेयर कर दी अपनी। हाँ, बस ऐसे ही हुआ। कारण किसी के पास नहीं है, क्योंकि शुद्ध रूप से अमेरिका के प्रेशर में हुआ है और अमेरिका का प्रेशर है, ये मानने को ये तैयार नहीं है। तो दूसरा कोई कारण ही दे नहीं सकते। जो कारण इन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट तब माननी चाहिए कि आपकी 10 रिक्वेस्ट पाकिस्तान के पास पड़ी है, उसने वो आप मानी क्या?
सीधी बात, एक आम आदमी का सवाल, कॉमन मैन क्वेश्चन, नो पॉलिटिक्स। जी, एक्चुअली वाह, देखिए एज यूजुअल वो तो मास्टर स्ट्रोक बताएगी भाजपा, और भाजपा ने अपना काम भी शुरू कर दिया। देखिए कल मोदी जी वहां आदमपुर एयरबेस पहुंचे और उन्होंने बाकायदा फोटो ऑप किया, पीछे S-400 की बैकग्राउंड में खड़ा देखिए करके उन्होंने फोटो तिवारी जी, करवाया। हास्यास्पद ये है कि जब मोदी जी पालम से उड़ के आदमपुर गए, सैनिकों से बातचीत करी, फोटो खिंचवाए कैप में और ये और वो सब हो गया, उसी समय इंडिगो ने अपना फ्लाइट रास्ते में से यू टर्न करके वापस लाया, क्योंकि जी पता पड़ा कि ड्रोन दिख गया। प्रधानमंत्री तो सिक्योरिटी के साथ जा सकते हैं, मेरा प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाए, लेकिन इस भारतवर्ष का आदमी हर जगह हर जगह जाना चाहे तो जाए, वो सुरक्षा है। कि आज भी मैं जम्मू के एयरपोर्ट पे उतरूं तो सुरक्षा है। प्रधानमंत्री जम्मू उतरे तो तालियां बजाते हैं, हम जम्मू जाए तो प्लेन बीच में से वापस आता है। नहीं, एक खबर आई है ड्रोन की तो हम फटी फटी भाग आए इधर डर के मारे। बहु एक बहुत गंभीर सवाल मेरे मन में आया अभी अभी, मुझे कल जब मैं शाम को कल रात को सोने जाने लगा, तो चूंकि इन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, और रोज शाम को कुछ खबरें आती कि ड्रोन दिख गए, ब्लैकआउट हो गया, और इन्होंने कहा कि आप तैयार रहिए, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। ये जो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रखी है, मैं बता रहा हूं, कल रात को जब मैं सोने गया तो मैं शाम को सोशल मीडिया चलाना बंद कर देता हूं, फिर भी मेरे दिमाग में आया कि एक बार सोने से पहले चेक कर लूं कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। ये जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लोगों के मन में है कि किसी भी दिन कुछ भी चालू हो सकता है, ये क्या ऐसी हालत में हमें रखना चाहते हैं, या एक प्रधानमंत्री कहेगा नहीं जो हुआ खत्म हुआ, आप लोग चैन से रहिए, अब कुछ नहीं होगा, सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारी जिम्मेदारी है, आप लोग, देश हमारा सुरक्षित है। ये जो अनसर्टेनिटी बनाकर रखी है, ये क्या है? ये अनसर्टेनिटी इसलिए है क्योंकि आपने सीज फायर किया अमेरिका के कहने से, उसके प्रेशर में सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, तुरंत सीज फायर के 3 घंटे बाद ड्रोन ही ड्रोन भारत में, उसी टाइम पे एक फुल फ्लेज अटैक हो जाता तो सीज फायर टूट जाता। हम सिर्फ ताऊ जी को फोन करके बोल सकते कि देखो इनको संभालो, ये फिर आपने तो कहा था कुछ नहीं करना है, लेकिन देखो ये अब कर रहे हैं, हम क्या करें अब, क्योंकि आपने एक को बाप बना के रखा है, तो अब बाप को आदेश लेना पड़ेगा। अब आपकी कहां चलेगी, अब अमेरिका तय करेगा हम क्या करें, और मुंहतोड़ जवाब देना है तो अभी भी ड्रोन घूम रहे हैं तो काय का मुंहतोड़ जवाब। हमारा एक जवान फंसा हुआ है BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, आज 20 दिन हो गए उसको पाकिस्तान में, वो अभी तक नहीं वापस ले आ पाए हम। नहीं, आज आ गया भाऊ, आज वापस आ गया। अच्छा, आ गया क्या? कल तक तो ये नहीं था, कल तक तो नहीं था। आज वापस आ गया। तो देखिए आज 20 दिन तक हम उसको कुछ नहीं, कभी 21 दिन हो गए उसको। तो सीज फायर के दिन ही बोलना था कि भाई आज सीज फायर, उससे हमारे साथ जवान भी वापस कर दो, तुरंत कर दो 10 मिनट के अंदर, क्योंकि सीज फायर की कोई बात ही नहीं। सीज फायर का आदेश ऊपर से आया दोनों को, दोनों ने मान। और जो कुपड़ अंधभक्त है वो कहते कि भाई वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने सीज फायर किया, उसमें मोदी जी क्या करेंगे? अरे बाबा सीज फायर अधिकारी के लेवल पे नहीं होता जी, बहुत बातें तो बहुत सारी है। एक मैं आखिरी सवाल कर लूं क्योंकि समय पूरा हो रहा है। जब ये शुरू हुआ ये झगड़ा पहलगाम के बाद, और विपक्ष ने एक सुर में कहा कि नहीं हम सरकार के साथ हैं, जो भी सरकार करना चाहेगा हमारा पूरा समर्थन है, बिल्कुल फैक्ट बात थी। भाजपा सरकार ने 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई बिना मोदी जी के, उसमें तो कोई ऐसी आश्चर्य चौंकने की बात नहीं है, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया है और सवाल बहुत सारे हवा में तैर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा है जो आप बार बार कह रहे हैं, अमेरिका की एंट्री। दूसरा सर एक सवाल है राफेल गिरने का। राफेल गिरना कोई मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, जंग होगी, ऐसे होंगे तो राफेल गिरेगा, मिग गिरेगा, सुखोई गिरेगा, तेजस गिरेगा, कुछ भी गिर सकता है। लेकिन राफेल का गिरना क्या मोदी जी के नाक का सवाल है कि उन्होंने इतने विवादों में घिर करके एक राफेल लेकर के आए, अगर वो पहले ही रियल टेस्टिंग में फेल हो जा रहा है, क्योंकि ये जंग कोई हाथ पैर की और सामने सामने गोली चलाने की नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी की क्या जंग होता थी। है तो मैं एक बस आखिरी सवाल कंप्लीट मैं हमेशा कहता हूं जी, कि राइफल कितना भी बढ़िया हो, युद्ध में हानि होती है, युद्ध में हानि होती है। हमारे पास S-400 था सिस्टम जिसने हमको बचाया। पाकिस्तान के पास जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो हमारे ब्रह्मोस को ट्रेस नहीं कर पाया, नहीं बचा पाया, उनका विध्वंस हो गया। अब
राफेल भी गिर गएगा होगा तो मैं राफेल को अंडर एस्टिमेट नहीं करता। F-16 एक दो गिरे तो मैं इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। कई सिस्टम होती है कि जिसकी वजह से ऐसा नहीं कि प्लेन खराब है इसलिए गिरता है। कई बार ऐसी जगह प्लेन फंसता है कि नहीं निकल पाता। कई बार कई पायलट की गलती हो जाती है। कई कई पायलट ऐसे होते हैं कि जो बमबारी से निकालते हैं। पायलट की बात करी तो जो नवीन पटनायक है, हमारे जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उनके पिता बेहतरीन पायलट थे। और इंडोनेशिया में जब बम्बार्डिंग हो रही थी तो सुकार्तो फैमिली को ऑर्डिनरी प्लेन में भारत से लेके गए और बम्बार्डिंग के बीच में उनको उठा के लाए। अब वो प्लेन ऑर्डिनरी प्लेन था, डोकाटो, उसमें से उठा के लाए। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पायलट बेहतरीन था। हमारे पायलट MiG-20 से भी हमने युद्ध जीते। ठीक है, तो ठीक है, राइफल है, राइफल की बहुत ज्यादा, तो एक आध राइफल गिर भी गया होगा तो भारत सरकार ने मान लेना चाहिए कि कोई देश उनको दोष नहीं देगा। भाई MiG-21 को तो कई MiG को तो लोग उड़ता हुआ काफी मानते थे, कितने एक्सीडेंट हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी इज्जत बचाई। जिस बोफोर्स को लेके लोग गाली दे रहे थे और इतना बड़ा स्कैंडल बताया, उसी बोफोर्स ने कारगिल खाली करवाया। हाँ, लेकिन सरकार को वस्तुस्थिति लोगों के सामने आनी चाहिए। होता क्या है ज्ञानेश, जब आप चीज छुपाते हो तो लोगों को अविश्वास बढ़ता है। आप बोल दीजिए उसमें क्या है, हमारे 5 लोग मारे गए, शहीद हुए, 20 के आसपास हमारे सिविलियन मारे गए, और हमारे ये प्लेन का नुकसान हुआ। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि हमारा कोई भी प्रिजनर ऑफ वॉर, हमारा कोई भी पायलट या कोई भी जवान पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। इसका मतलब राफेल गिरा भी होगा तो पायलट सेफ हमारे लैंड पे ही था। हो सकता है उधर से हिट होके आया हो सॉर्टिस से और भारत भूमि पे लैंड किया हो, कई संभावनाएं होती है। लेकिन मुझे लगता है सरकार को क्लीन आना चाहिए। इसमें कोई सरकार की बुराई नहीं है, या आर्मी या एयरफोर्स की बुराई नहीं है। अल्टीमेटली वॉर में क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने पाकिस्तान को नाक को चने चबा दिए, पाकिस्तान को घुटने पे लेके आए। अमेरिका बीच में नहीं होता तो ये यकीनन मैं कहता हूं, अमेरिका यदि बीच में नहीं होता, पाकिस्तान लाख गिड़गिड़ाता, ये सीज फायर नहीं होता। लेकिन फिर आपने किसी को ताऊ बना दिया और वो ताऊ ने फिर अपना कान पकड़ लिया। भाऊ, बात सिर्फ राफेल गिरने की नहीं है। क्या हो रहा था कि जब बोफोर्स का घोटाला हुआ तो बोफोर्स की क्वालिटी पे कोई शक नहीं था किसी को, और उसने अपना क्वालिटी प्रूव किया करगिल के जंग में। हो क्या रहा है कि राफेल चूंकि इतने ज्यादा दाम पे खरीदा गया है और अभी और आगे खरीदा जाना है, और भी डील्स होनी है। गणेश, मैं थोड़ा करेक्ट कर लूं, राफेल का ओरिजिनल सौदा कांग्रेस के टाइम हो गया था, यूपीए के टाइम 136 राफेल का सौदा था वो। ठीक है, क्योंकि वहां एंटोनी थे डिफेंस मिनिस्टर, और एंटोनी जी अपनी इमेज को इतने डर रहे थे कि इसमें कमीशन बाजी होगी, ये होगा वो होगा, इसलिए थोड़ा सौदा लिंगर ऑन हुआ। मोदी जी आ गए तो उन्होंने वही सौदा आगे किया, लेकिन 136 के साथ डिलीवरी का एक प्लान था, 5 साल में डिलीवर होंगे। साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ऑफसेट पार्टनर HAL था। मोदी जी ने उसमें बदलाव लाया। मोदी जी ने कहा कि रेडीमेड 36 है तो मुझे वो दे दो। 36 का सौदा हुआ, और सौदे के बाद 4-5 तो तुरंत आ गए। साथ में उसकी कीमत अंडरस्टैंड बढ़ गई। साथ में ऑफसेट पार्टनर अनिल अंबानी को बनाया गया, जिसने जीवन में खिलौने वाला प्लेन भी नहीं बनाया था। तो उसमें स्कैंडल तो हुआ। तब ये बताया गया कि भाई वो HAL का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अरे HAL अकेली कंपनी है, परफॉर्मेंस क्या है, मोनोपोली है उसकी, और प्लेन बनाने वाली कंपनी है ही नहीं एविएशन में भारत में कोई। तो आपको आना है तो उसी के साथ रहना पड़ेगा। तो इसका तो क्या परफॉर्मेंस है अनिल अंबानी का डिफेंस में, प्लेन बनाने में, जो उसके साथ ऑफसेट किया। तो वो तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। लेकिन तब भी राफेल के क्वालिटी पे किसी ने नहीं शक उठाया था। राफेल की कीमत ज्यादा क्यों है, इन्हें बोला ये जुड़ के आया, ये जुड़ के आया, ये सब फोकोलॉजी चलती रही कि बस झूठ बोलते रहे लोग। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो लोग कहते कि राफेल पे क्लीन चिट मिली। सुप्रीम कोर्ट में जो इशू था, नहीं एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में जो इशू गया था वो राफेल की कीमत को लेके गया था।
तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राफेल की कीमत तय करना ये सर्वोच्च न्यायालय का काम नहीं, ये तो आर्मी और एयरफोर्स तय करें, और मामला रफा दफा हो गया। नहीं, जो जो बाबू अभी इस समय जो चैलेंज आ रहा है वो ये राफेल की कीमत से ज्यादा बड़ा चैलेंज राफेल की कैपेसिटी पर आ रहा है। जो राफेल की टेक्नोलॉजी है उस पर सवाल उठने लगे। वेस्टर्न मीडिया में जो बातें चल रही, नहीं वेस्टर्न, देखिए क्या हुआ, दो चीजें हैं। राफेल 4 गिरे 5 गिरे, न्यूयॉर्क टाइम्स लगातार खबर दे रहा था। एक वरिष्ठ संपादक है मराठी के, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या पोजीशन है। मैंने बोला कहाँ खबर पड़ी आपने? बोले अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम्स में। बोले न्यूयॉर्क टाइम्स तो राफेल को गिराएगा ही गिराएगा, क्योंकि उनको अपने F-16 बेचने। देखिए एविएशन में क्या है, यूरोप अमेरिका के साथ किसका कंपटीशन है? यूरोप का है ना, यूके का है, फ्रांस का है, रशिया का है, चाइना का है। तो हमेशा राफेल को, जो भी यूरोप की प्रोडक्ट है उनको बोलेंगे गलत है। लेकिन पाकिस्तान, जो अमेरिका जो हमको दे रहा था लेटेस्ट फ्लाइट की, लेटेस्ट इनोवेशन वाला है, उसको एलन मस्क ने कहा कि ये कबड़ा है, इसको मतलब ये कबड़ा बंद कर देना चाहिए, इसका प्रोडक्शन। 4 जगह क्रैश हुआ है वो। 35 ग्लिच हैं उसमें अभी भी। उसमें तो कई चीजें होती है। सी नो टेक्नोलॉजी इज परफेक्ट टेक्नोलॉजी, ये तो मानिए आप। ये निरंतर उसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन जब राफेल खरीदा गया, दैट वाज द बेस्ट, एंड राफेल हैज एवरी टाइम प्रूव्ड इट इज द बेस्ट वन। बट ड्यूरिंग वॉर आपके पास 150 राफेल है, उसमें से 2 गिर गए, तो आप बाकी ऐसा नहीं कर सकते कि राफेल का परफॉर्मेंस ही नहीं। फिर F-16 का क्या हाल हो गया पाकिस्तान के हाथ में जाके, अमेरिका को अभी अपनी अपनी इज्जत संभालना मुश्किल होगी। तो आज का समय चूंकि खत्म हो गया, फिर लंबा होता जा रहा है ये वीडियो, और बहुत सी बातें आपसे करनी है। राफेल की और सी बातें खुलेंगी और जो भी असलियत होगी वो सामने आएगी। लेकिन मेरे किसी ऐसी शो में एक दर्शक ने, किसी हमारे पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर इंडिया की टीम खेल रही है और अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं, इसका थोड़ी बाकी प्लेयर नहीं खेलेंगे। तो बाकी प्लेयर खेल रहे थे, हम सक्षम थे। मैंने क्या कहा, और जिस बेस पे प्रधानमंत्री गए थे मिलने, हौसला अफजाई करने, वो बेस MiG-20 का है। हमारे पास सुखोई भी है, राफेल ही नहीं है, हम राफेल के भरोसे नहीं है। वही बात और इसके बीच में भी ज्ञानेश जी, मैं हमेशा एक थ्योरी को मानता हूं, मशीन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, द मैन बिहाइंड द मशीन्स आर इंपॉर्टेंट। प्लेन महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए पायलट महत्वपूर्ण है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के पायलटों ने पूरे यूरोप को ध्वस्त कर दिया था, जर्मनी को ऐसी तैसी कर दी थी। प्लेन वही थे जो जर्मनी के पास थे, जो इंग्लैंड के पास थे, लेकिन इंग्लैंड के पायलट जाबाज थे। और उस समय एयरफोर्स में होना सेकंड वर्ल्ड वॉर में यह सबसे बड़ी सम्मानजनक बात थी ब्रिटेन में। जब 71 का वॉर हुआ, हमारे पास जेट थे, उनके पास साबर जेट थे, पाकिस्तान के पास अमेरिका ने दिए हुए। तब हम छोटे बच्चे थे, तो मराठी में स्लोगन थी एक, जवानात नाही नेट तर काय करेल साबर जेट, पायलट मध्ये नाही नेट तर काय करेल साबर जेट, पायलट में दम नहीं तो साबर जेट क्या करेगा। तो हमारे पास जाबाज पायलट है, और हमारे पायलटों ने हमेशा हमेशा अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी, तो मुझे लगता है कि जो भी प्रोपेगेंडा हो, भारत भारत है, पाकिस्तान का बाप ही रहेगा, पाकिस्तान हमसे 1/3 रहेगा हर मामले में, इसमें कोई शक नहीं है। आज का एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, दर्शकों से माफी, और भाव को सुनना सबको अच्छा लगता है, मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसको भी पसंद करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हो, सजेशन हो, तो हमें कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। अशोक सर, बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट एपिसोड फिर आनंद सर इंडिया रहेंगे तो आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।